हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गॉड ब्लेस यू। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में आज हम लोग पुनः क्लास 10th का फिजिक्स ही पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, फिजिक्स में हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो प्रकाश का परावर्तन चल रहा है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में मेनली सीखेंगे आवर्धन के बारे में। आवर्धन क्या होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और आवर्धन को सीखने के लिए प्यारे बच्चों आपको चिन्ह परिपाटी अच्छे से पता होना चाहिए। तो पिछले लेक्चर में हम लोग चिन्ह परिपाटी के बारे में अच्छे से सीखे थे। गोलीय दर्पण के लिए, चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, दोनों दर्पण के लिए हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पहले आपको थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। एक बार देखिए, जैसा जैसे यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, ये हम लोगों का अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, क्योंकि परावर्तक सतह अंदर की ओर ढका हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये हम लोगों का ध्रुव है और ये हमारा फोकस होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसमें देखिए हम लोगों का ये जो स्मॉल एफ है, ये हमारा फोकस दूरी कहलाता है। ध्रुव पी से मुख्य फोकस एफ तक के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये दूरी हमारा फोकस दूरी कहलाता है। और यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, ये जो सी है हमारा वक्रता केंद्र कहलाता है। सी हमारा क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से ध्रुव पी तक का दूरी हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और देखिए आज हमारा अवतल दर्पण में फोकस दूरी भी किधर होता है हमारा प्यारे बच्चों? बाईं ओर होता है। फोकस दूरी भी बाईं ओर होता है, वक्रता त्रिज्या भी हमारा बाईं ओर होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको हम बताए हैं, ये हमारा क्या है? आपतित प्रकाश की किरण है। यहाँ देखिए अवतल दर्पण पे एक किरण आ रहा है जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। आता हुआ प्रकाश की किरण की दिशा में जब हम लोग दूरी को मेजर करते हैं तो ये दूरी हमारा धनात्मक होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? धनात्मक होता है। जब हम लोग आता हुआ किरण के विपरीत डायरेक्शन में यदि हम लोग दूरी को मापते हैं तो वो दूरी हमारा ऋणात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? ऋणात्मक। बाईं ओर की दूरी, ठीक है प्यारे बच्चों। इधर से यदि हम लोग विपरीत दिशा में कोई भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे वो दूरी हमारा ऋणात्मक में लिखा जाता है। तो इसीलिए आपको यहाँ देखिए हम लिखे भी हैं, और हम लोग पिछले लेक्चर में भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं प्यारे बच्चों। फोकस दूरी का जो साइन होगा, फोकस दूरी हम लोगों का फोकस दूरी है। फोकस दूरी का साइन अवतल दर्पण में हमेशा नेगेटिव में होता है। हमेशा किस में होता है प्यारे बच्चों? नेगेटिव में होता है। याद रहेगा प्यारे बच्चों। वक्रता त्रिज्या यहाँ देखिए, कैपिटल आर हमारा क्या है प्यारे बच्चों? वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या भी देखिए हम निगेटिव में लिखे हैं। अवतल दर्पण में हमेशा वक्रता त्रिज्या भी निगेटिव में ही होता है। वक्रता त्रिज्या जब भी हम लोग निकालेंगे न्यूमेरिकल हल करते समय, वो देखिएगा निगेटिव में आएगा। अगर अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी भी हमेशा निगेटिव में आएगा, वक्रता त्रिज्या भी हमेशा निगेटिव में आएगा। और प्यारे बच्चों देखिए, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों प्रकार के दर्पण में वस्तु को हमेशा हम लोग बाईं ओर रखते हैं। ये ध्रुव पी से हम लोग किधर रखते हैं? बाईं ओर ही रखते हैं। तो वस्तु का दूरी भी हमेशा नेगेटिव होता है। किसमें होता है? नेगेटिव में होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। वस्तु तो हमेशा हम लोग इधर ही रखेंगे। तो आपको पता है आपतित आता हुआ प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में जो भी हम लोग डिस्टेंस को मापेंगे वो ऋणात्मक लिखा जाएगा। यानी कि बाईं ओर की दूरी किसमें लिखा जाएगा? ऋणात्मक में लिखा जाएगा। तो वस्तु मान लीजिए हमारा ए बी वस्तु है। ए बी वस्तु ध्रुव पी से ये कितना दूरी पर है, ये दूरी को यदि हम लोग लिखने लगेंगे, इस डिस्टेंस को लिखते समय हम लोग डिस्टेंस को नेगेटिव में लिखेंगे। वस्तु का दूरी हम हमेशा किस में लिखते हैं? नेगेटिव में लिखते हैं। यदि प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने इधरे बनता है तो प्रतिबिंब का भी दूरी हमारा नेगेटिव में लिखाता है। लेकिन अवतल दर्पण का सुंदरता ये है कि प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भी बनता है। और दर्पण के पीछे जब हमारा प्रतिबिंब बनेगा तो उस समय प्रतिबिंब का जो दूरी होगा वो धनात्मक में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है प्यारे बच्चों? धनात्मक में लिखा जाता है। और देखिए ध्रुव पी से दाईं ओर की सभी दूरी हम लोग धनात्मक में लिखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए यदि प्रतिबिंब ध्रुव पी से इधर बनेगा तो यहाँ देखिए इधर का डिस्टेंस हमारा किसमें लिखा जाएगा? पॉजिटिव में लिखा जाएगा। और प्यारे बच्चों, हम लोग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखे थे। मुख्य अक्ष से ऊपर जब हम लोग कोई भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे, मापेंगे, या वस्तु का ऊंचाई हो या प्रतिबिंब का ऊंचाई हो, ये दोनों ऊंचाई को हम लोग हमेशा धनात्मक में लिखेंगे। यहाँ देखिए धनात्मक में लिखे हैं हम लोग। ये वस्तु ए बी, हमारा वस्तु ए बी वस्तु का ऊंचाई देखिए हम धनात्मक में लिखे हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, इसका ऊंचाई देखिए हम प्लस में लिखे हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष से ऊपर जब भी कोई भी हाइट को मापेंगे हम लोग, चाहे वो वस्तु का ऊंचाई हो या प्रतिबिंब का ऊंचाई हो, जब वो मुख्य अक्ष से ऊपर है तो प्यारे बच्चों उसका दूरी हमारे हमेशा किसमें होगा? धनात्मक में होगा, पॉजिटिव में होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। जब प्रतिबिंब हमारा मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा तो उस समय प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगा वो नेगेटिव में होगा। किसमें होगा प्यारे बच्चों? नेगेटिव में होगा। यहाँ देखिए हम लोग लिखे भी थे, वस्तु का दूरी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव होता है, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, ठीक है प्यारे बच्चों। अभी हम लोग अवतल दर्पण के लिए स्पेशली पढ़ रहे हैं। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब तो पता है प्यारे बच्चों, इधर भी बनता है, ध्रुव से हमारा पीछे भी बन जाता है, दर्पण से पीछे बनता है। जिस समय दर्पण से पीछे बनेगा उस कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब का दूरी धनात्मक में लिखा जाएगा। जिस समय प्यारे बच्चों प्रतिबिंब हमारा ध्रुव पी से पीछे बनेगा, यानी कि दर्पण से पीछे बनेगा, उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा प्रतिबिंब का दूरी धनात्मक में लिखा जाएगा। और जब भी प्रतिबिंब हमारा ध्रुव पी से
इधर बनेगा, बाएं तरफ बनेगा, यानी कि दर्पण के सामने जब भी प्रतिबिंब बनेगा उस कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब का जो दूरी होगा वो दूरी को हम लोग ऋणात्मक में लिखेंगे। इसलिए यहाँ देखिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लिखा गया। प्रतिबिंब की दूरी यानी कि भी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल भी से, वो हमारा नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। पॉजिटिव हमारा तब होगा जब दर्पण के पीछे बनेगा, और नेगेटिव में दूरी हमारा तब होगा जब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा। फिर देखिए प्यारे बच्चे यहाँ पे फोकस दूरी एफ, एफ हमेशा क्या होगा, अवतल दर्पण में हमेशा ऋणात्मक होगा फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या आर भी ऋणात्मक होगा, यहाँ देखिए हम लिखे भी है ऋणात्मक में हमेशा होता है। जब भी ध्रुव पी से इधर का कोई भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे, इधर जब भी हम लोग मापेंगे कोई भी दूरी को, वो हमेशा ऋणात्मक में लिखेंगे। फिर देखिए प्यारे बच्चों वस्तु की ऊंचाई, वस्तु का ऊंचाई चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, वस्तु का ऊंचाई, वस्तु तो हमेशा हम लोग मुख अक्ष से ऊपर रखेंगे, मुख अक्ष से ऊपर का दूरी तो हमेशा धनात्मक में लिखा जाएगा, तो वस्तु का दूरी हमेशा क्या होगा प्यारे, वस्तु का जो ऊंचाई होगा, वस्तु का ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव में लिखेंगे। वक्रता त्रिज्या क्या होगा, अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव में होगा। फोकस दूरी भी अवतल दर्पण के लिए हमारा नेगेटिव में होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा, वस्तु का दूरी हमेशा नेगेटिव में ही होगा। फिर देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई नेगेटिव में भी हो सकता है पॉजिटिव में भी हो सकता है। पॉजिटिव में कब होगा प्यारे बच्चों, जब प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बनेगा और मुख अक्ष से ऊपर बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको हम एक केस सिखाए थे, जब हम लोगों का वस्तु ध्रुव पी और मुख्य फोकस एफ के बीच रहता है तो प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बनता है, और प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु का आकार से बड़ा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उस समय हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है, हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये चिन्ह परिपाटी आपको याद रहना चाहिए प्यारे बच्चों। देखिए उत्तल दर्पण में केवल एक ही चीज नेगेटिव होता है, आपको याद रखना। देखिए प्यारे ये हमारा उत्तल दर्पण है और परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ, परावर्तक सतह बाहर की ओर क्या है प्यारे बच्चों, उभरा हुआ है। तो उत्तल दर्पण में केवल वस्तु का दूरी, वस्तु का दूरी ही निगेटिव में होता है, क्योंकि वस्तु को हम लोग ध्रुव पी से बाईं ओर रखेंगे। वस्तु का दूरी को हम लोग वस्तु किधर रखेंगे प्यारे बच्चों, ध्रुव पी से बायां तरफ हम लोग रखेंगे, तो वस्तु का दूरी निगेटिव होगा। फिर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इसमें देखिए उत्तल दर्पण में जो हमारा फोकस दूरी होता है, जिसको कि स्मॉल एफ से छोटा एफ से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी हमेशा किस में होता है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव में ही होता है, क्योंकि हमारा ध्रुव पी से किधर बनता है हमारा फोकस, और फोकस दूरी किधर होता है हमारा, फोकस दूरी प्यारे बच्चों हमारा दायां तरफ होता है, दाईं ओर होता है, राइट साइड होता है, और मुख्य फोकस भी हमारा राइट साइड होता है, वक्रता केंद्र भी राइट साइड होता है। तो वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, वक्रता त्रिज्या होता है वक्रता केंद्र सी से ध्रुव पी तक का दूरी, ये जो डिस्टेंस हमारा ये वक्रता त्रिज्या कहलाता है। फोकस दूरी क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्रुव पी से मुख्य फोकस एफ के बीच का दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, और ये दोनों दूरी आज देखिए हमारा किधर है, दाएं तरफ है, राइट साइड है। यहाँ देखिए आपको पता है ध्रुव पी से राइट राइट तरफ जो भी डिस्टेंस हम लोग लिखते हैं वो पॉजिटिव में लिखा था, यहाँ देखिए पॉजिटिव में हम लोग लिखे हैं। मुख अक्ष से ऊपर का भी डिस्टेंस हम लोग पॉजिटिव में ही लिखते हैं। तो उत्तल दर्पण में देखिए प्यारे बच्चों आपको बताया गया है, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा और सीधा बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ देखिए उत्तल दर्पण में वस्तु का जो हाइट होगा हमेशा पॉजिटिव में होगा, बट यहाँ पे सुंदरता ये है कि यहाँ पे प्रतिबिंब का भी जो ऊंचाई होता है वो हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। यहाँ पे देखिए लिखे हैं वस्तु की दूरी, केवल वस्तु का दूरी किसमें हो, यहाँ पे प्यारे बच्चों गलत लिखा हुआ है, प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण में केवल जो होगा हम लोगों का वस्तु का जो दूरी होगा, ध्रुव पी से बाईं ओर जो हम लोग वस्तु को रखेंगे, वस्तु का दूरी केवल नेगेटिव में होगा। किसमें होगा प्यारे बच्चों, केवल नेगेटिव में होगा, बाद में सभी साइन हमारा पॉजिटिव होगा। प्रतिबिंब की दूरी हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा जब हमारा वस्तु अनंत पे रहता है तो मुख्य फोकस पे प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों। जब वस्तु को हम लोग ध्रुव पी और अनंत के बीच रखते हैं, ध्रुव पी और अनंत के बीच कहीं भी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा हमारा ध्रुव पी और मुख्य फोकस के बीच ही बनता है, इसके बीच में प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब तो पी से इधर हमेशा बनना है, चाहे फोकस पे बने या पी और एफ के बीच बने, प्रतिबिंब तो हमेशा इधर ही बनेगा, ध्रुव पी से राइट साइड ही बनेगा प्यारे बच्चों। तो प्रतिबिंब का दूरी हमेशा किसमें होगा, धनात्मक। यहाँ देखें इधर का दूरी हमेशा धनात्मक होता है, तो प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। फोकस दूरी हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण में भी फोकस दूरी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। फोकस दूरी देख रहे हैं आप लोग, ये हमारा फोकस दूरी है जो कि पॉजिटिव है। ध्रुव पी से एफ तक का दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, ये मुख्य फोकस एफ से पी तक का दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या देखिए आर, जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, वो भी हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव में होता है। यहाँ देखिए वक्रता त्रिज्या ध्रुव पी से वक्रता केंद्र सी तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या देखिए आज ध्रुव पी से राइट तरफ है, दाईं ओर है, तो ये हमारा धनात्मक में होगा, पॉजिटिव में होगा। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई देखिए हमारा मुख अक्ष से ऊपर है, मुख अक्ष से ऊपर जब भी होगा तो ये दूरी हमारा किस में लिखा जाता है,
मुख अक्ष से ऊपर का जो ऊंचाई हम लोग ये हाइट को पॉजिटिव में लिखते हैं, यहाँ देखिए वस्तु का ऊंचाई पॉजिटिव में लिखा है। प्रतिबिंब की ऊंचाई प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, यानी कि मुख अक्ष से हमेशा ऊपर ही प्रतिबिंब बनता है। जैसा वस्तु खड़ा रहेगा वैसा ही हमारा प्रतिबिंब भी बनता है, तो बट छोटा प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों। सीधा तो बनता है बट छोटा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो प्यारे बच्चों बट सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो मुख अक्ष से ऊपर रखाएगा, प्रतिबिंब हमारा ऊपर ही होगा। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई हम लोग किसमें लिखेंगे? पॉजिटिव में। आपको पता है मुख अक्ष से ऊपर का सभी दूरी हम लोग पॉजिटिव में लिखते हैं, चाहे वस्तु का ऊंचाई हो या प्रतिबिंब का ऊंचाई हो, दोनों दूरी को हम लोग किसमें लिखते हैं? पॉजिटिव में लिखते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना उत्तल दर्पण में केवल एक ही चीज नेगेटिव होता है, वो क्या है हमारा प्यारे बच्चों? वस्तु का दूरी। बाद बाकी सभी दूरी क्या होता है? पॉजिटिव होता है, चाहे वक्रता त्रिज्या की दूरी हो या फोकस दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो, ये पॉजिटिव होता है। वस्तु का ऊंचाई भी पॉजिटिव में होता है, प्रतिबिंब का ऊंचाई भी हमेशा पॉजिटिव में होता है, और उत्तल दर्पण में हमेशा प्यारे बच्चों छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चिन्ह परिपाटी प्यारे बच्चों आपको अच्छे से याद हो गया है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए, सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो गोलीय दर्पण में सभी दूरी को हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं? ध्रुव से ही मेजर करते हैं, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। आप लोग देख रहे हैं सभी दूरी को हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं? ध्रुव पी से मेजर करते हैं। कहाँ से मेजर करते हैं प्यारे बच्चों? ध्रुव पी से। ये मान लीजिए हमारा ये क्या है? ये मान लीजिए हमारा कौन सा दर्पण है प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण। अगर ये अवतल दर्पण है और ये मान लीजिए हमारा ध्रुव पी है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ध्रुव पी से, ये हमारा ध्रुव पी है, तो कोई भी डिस्टेंस को हम लोग, कोई भी डिस्टेंस को अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, कोई भी डिस्टेंस को हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं? ध्रुव पी से ही मापते हैं। फोकस दूरी क्या होता है प्यारे बच्चों? ध्रुव पी से अब तक का दूरी फोकस दूरी स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं जिसको हम लोग। तो आपको याद रखना कोई भी डिस्टेंस को हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं? ध्रुव पी से ही मेजर करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चाहे वक्रता त्रिज्या की दूरी हो या वस्तु की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो, तो सभी दूरी को हम लोग किस कहाँ से मापते हैं प्यारे बच्चों? ध्रुव पी से ही मापते हैं। आप याद रखिए सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है प्यारे बच्चों? ध्रुव से मापी जाती है। यहाँ पे ध्रुव पी लिख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। आता हुआ प्रकाश की दिशा में, जैसे प्यारे बच्चों जैसे मान यहाँ से कोई किरण आ रहा है, इस दिशा में यदि हम लोग दूरी को मापेंगे तो ये दूरी हमारा पॉजिटिव में लिखाएगा। किसमें लिखाएगा प्यारे बच्चों? आता हुआ प्रकाश की दिशा में यदि कोई भी दूरी को हम लोग मापते हैं तो वो किसमें होता है? पॉजिटिव में होता है। जबकि प्यारे बच्चों आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में जब हम लोग दूरी को मापते हैं, यदि इसी का उल्टा डायरेक्शन हम लोग दूरी को मेजर करते हैं तो वो दूरी हमारा ऋणात्मक में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है प्यारे बच्चों? ऋणात्मक में लिखा जाता है। आपको इस बात का भी याद रखना। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक होती है। आता हुआ प्रकाश का किरण की दिशा में यदि हम लोग दूरी को मापेंगे तो वो हमारा किसमें होगा? धनात्मक में होगा। जबकि देखिए आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत विपरीत मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। सभी दूरियां क्या होती है प्यारे बच्चों? ऋणात्मक होती है। अब देखो वस्तु का दूरी क्या होता है प्यारे बच्चों? ध्रुव पी से जहां पे वस्तु रखा है वहां तक का दूरी हमारा क्या कहलाएगा? वस्तु का दूरी कहलाएगा। यहाँ देखिए ध्रुव पी से वस्तु ओ की दूरी, ध्रुव पी से वस्तु ओ की दूरी को क्या बोलते हैं? वस्तु की दूरी, मान लो ओ फॉर ऑब्जेक्ट, वो हमारा वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होता है प्यारे बच्चों। ध्रुव पी से वस्तु ओ की दूरी यानी कि पीओ, पीओ की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वस्तु का दूरी कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वस्तु का दूरी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण है। यहाँ पे मान लीजिए हमारा फोकस है, यहाँ पे हमारा सी है, मान लीजिए यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्रुव है हमारा, यहाँ पे मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको कि ओ से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो दूरी होगा हमारा, यही वस्तु का दूरी कहलाएगा। ध्रुव पी से वस्तु तक का दूरी हमारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? वस्तु का दूरी कहलाएगा। अब देखिए प्रतिबिंब का दूरी क्या होता है प्यारे बच्चों? ध्रुव पी से प्रतिबिंब आई, प्रतिबिंब आई की दूरी पी आई को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब का दूरी कहते हैं। किसका दूरी कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रतिबिंब का दूरी कहते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों प्रतिबिंब हमारा इधर नीचे बन गया, जब हम लोग वस्तु को एफ और सी के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा बनता है सी और अनंत के बीच बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया है मेरा, तो प्रतिबिंब का जो दूरी होता है प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए इमेज बन गया आई, यहाँ पी है, पी से ये आई तक का जो दूरी है ये हमारा प्रतिबिंब का दूरी कहलाता है। किसका दूरी कहलाता है प्यारे बच्चों? प्रतिबिंब का दूरी कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी। अब देखिए फोकस दूरी क्या होता है प्यारे बच्चों? ध्रुव पी से दर्पण की फोकस एफ,
ध्रुव पी से आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ध्रुव पी से ये मान लीजिए हमारा फोकस है, ये ध्रुव पी से ये मुख्य फोकस, ये हमारा फोकस है, फोकस तक का दूरी, ये जो दूरी होता है हमारा, ये हमारा फोकस दूरी कहलाता है, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों? स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और देखिए प्यारे बच्चों, वस्तु की दूरी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वस्तु की दूरी को हम लोग स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग स्मॉल भी से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, वस्तु की दूरी को यू से सूचित किया जाता है, प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित किया जाता है, फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या सीखेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या आप लोग जान ही रहे हैं प्यारे बच्चों। ध्रुव पी से वक्रता केंद्र सी तक का जो दूरी होता है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? ध्रुव, ये हमारा मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये हमारा एफ है, ये हमारा सी है। तो सी से लेकर पी तक का जो दूरी होती है, ये जो दूरी होता है सी से लेकर पी तक का प्यारे बच्चों, सी से लेकर ये जो पी तक का दूरी होता है, ये हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम अभी अवतल दर्पण में सीख रहे हैं प्यारे बच्चों। सेम चीज आपको उत्तल दर्पण में भी देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन उत्तल दर्पण में राइट तरफ बनेगा। किधर बनेगा प्यारे बच्चों? राइट तरफ बनेगा। फिर देखिए, अब यहाँ पे वक्रता त्रिज्या भी आपको समझ में आ गया। ध्रुव पी से दर्पण के वक्रता केंद्र सी की दूरी, यानी कि पीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं प्यारे बच्चों? कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। अब देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? दर्पण सूत्र किसको बोलते हैं? दर्पण सूत्र में देखिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं। वस्तु का दूरी, वस्तु का दूरी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिबिंब का दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? भी से, स्मॉल भी से डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों। वस्तु का दूरी यू, प्रतिबिंब का दूरी भी, और फोकस दूरी एफ, स्मॉल एफ। फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये तीनों में एक हम लोग रिलेशन स्थापित करते हैं। ये तीनों को हम लोग एक सूत्र के द्वारा दिखाते हैं, जिसको कि हम लोग दर्पण सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में दर्पण सूत्र का प्रूफ भी देखेंगे, जबकि आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं है। बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है प्यारे बच्चों, उसमें बुक में आपका प्रूफ नहीं दिया गया, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो मैं आपको प्रूफ भी सिखाऊंगा कि दर्पण सूत्र का प्रूफ क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों का प्रूफ भी आ जाएगा। केवल यहाँ पे हम लोग अभी सूत्र सीखेंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है? गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी यू, वस्तु की दूरी यू, प्रतिबिंब की दूरी भी, प्रतिबिंब का दूरी को भी बोलते हैं, और फोकस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? स्मॉल एफ बोलते हैं। के बीच के बीच के बीच के संबंध को, के बीच के संबंध को एक सूत्र से बताया जाता है, एक सूत्र से बताया जाता है, जिसे दर्पण सूत्र कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रहेगा। पूछेगा दर्पण सूत्र क्या है, तो गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी यू, प्रतिबिंब की दूरी भी, और फोकस दूरी एफ के बीच के संबंध को एक सूत्र से बताया जाता है, जिसे हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। वो सूत्र क्या है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/v, दर्पण सूत्र देखिए हमारा क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है प्यारे बच्चों, या इसी को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/f की जगह यदि आप 1/f नहीं बोलना चाहते हैं तो आप 2/r भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों? 2/r। आप कहिएगा सर कैसे 2/r क्यों बोलेंगे? प्यारे बच्चों हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, f बराबर होता है r/2। f बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? r/2। हम लोग प्रूफ किए हैं। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में हम लोग संबंध देखे थे। फोकस दूरी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो जहाँ पे एफ है वहां पे हम लोग r/2 रख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग r/2 भी रख सकते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं? r/2। तो प्यारे बच्चों यहाँ हो जाएगा 1/r/2। ये 2 पलट के कहाँ चल जाएगा प्यारे बच्चों? ऊपर चल जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2/r हो जाएगा। एफ की जगह यदि हम लोग r/2 रख देंगे, ये 2 पलट के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2/r हो जाएगा। आप यदि आपको यदि मान लीजिए एफ पता नहीं है, आर पता है, तो आर से भी आप काम चला सकते हैं। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 2/r। ठीक है प्यारे बच्चों, ये फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग इसका यूज करेंगे। ये पहला फार्मूला जो है इसी का ज्यादातर यूज करेंगे। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/r, ये हम लोगों का दर्पण सूत्र होता है। ये वैसे दोनों याद रखना। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में यदि आपसे पूछ दिया निम्न में से दर्पण सूत्र कौन सा है, 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं है बट ये ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो जहां पे ये ऑप्शन देगा वहां पे हम लोग टिक लगा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए
ये दर्पण सूत्र जो होता है प्यारे बच्चों, ये दोनों दर्पण के लिए लागू होता है। अब दोनों दर्पण यदि बोले तो कहिएगा कौन कौन दर्पण सर? ये गोलीय दर्पण हम लोग पढ़े हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा को बोलते हैं उत्तल दर्पण। ये दोनों गोलीय दर्पण के लिए हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f होता है। नोट, दर्पण सूत्र दोनों प्रकार के दर्पण अवतल एवं उत्तल के लिए लागू होता है। अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए सूत्र लागू होता है। ऐसा जरूर नहीं कि केवल हम लोग उत्तल दर्पण में ही लगाएंगे या अवतल दर्पण में ही लगाएंगे, ये दोनों दर्पण में लगेगा, याद रहेगा प्यारे बच्चों। तो ये जो दर्पण सूत्र होता है हमारा, दोनों प्रकार के दर्पण में लगता है, अवतल दर्पण में भी लगता है एवं उत्तल दर्पण में भी लगता है। आशा करते हैं प्यारे बच्चों दर्पण सूत्र आपको याद हो गया होगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बट प्यारे बच्चों जब भी हम लोग दर्पण सूत्र लगाएंगे तो दर्पण सूत्र में हम लोग गोलीय दर्पण का जो चिन्ह परिपाटी पढ़े उसका विशेष ध्यान रखेंगे। जब विशेष ध्यान नहीं रखेंगे तो न्यूमेरिकल सोल्व करते समय हम लोगों का न्यूमेरिकल का आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको याद रखना है, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, तो दोनों का चिन्ह परिपाटी आपको अच्छे से समझाया गया है। तो आप दर्पण सूत्र जब भी लगाइएगा उसमें चिन्ह परिपाटी का आपको विशेष ध्यान रखना, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे हम लिखे भी हैं, आंकिक प्रश्न हल करते समय जब हम दर्पण सूत्र लगाते हैं, क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों? दर्पण सूत्र लगाते हैं तो उसमें चिन्ह परिपाटी का विशेष ध्यान रखा जाता है। चिन्ह परिपाटी का क्या रखा जाता है प्यारे बच्चों? विशेष ध्यान रखेंगे। यदि चिन्ह परिपाटी का हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों, दर्पण के मुख अक्ष से ऊपर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। आपको हम सिखाए भी हैं, मुख अक्ष से ऊपर जब भी हम लोग कोई डिस्टेंस को मेजर करते हैं वो हमारा किसमें होता है? धनात्मक में लिखा जाता है। तथा नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। जब हम लोग मुख अक्ष से नीचे डिस्टेंस मेजर करते हैं, चाहे वो प्रतिबिंब का ऊंचाई मापे, प्रतिबिंब का ऊंचाई मापते हैं हम लोग मुख अक्ष से नीचे, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई हम लोग मेजर करते हैं। तो जब भी हम लोग मुख अक्ष से नीचे का कोई दूरी मापते हैं तो उसको हम लोग किसमें लिखते हैं? नेगेटिव में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं प्यारे बच्चों? नेगेटिव में, जिसको यहाँ पे हम लिखे हैं ऋणात्मक। तो दर्पण के मुख अक्ष से ऊपर मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। तथा नीचे की मुख अक्ष से नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होती है प्यारे बच्चों? ऋणात्मक होती है। हम लोग अभी पीछे सीखे भी हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे गोलीय दर्पण के ध्रुव P से, ध्रुव तो आप लोग समझ रहे हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव P से बाई ओर किधर होता है प्यारे बच्चों? ये हमारा बाई ओर, ये हमारा जैसे मान लो गोलीय दर्पण है हमारा, ये गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण ही हम बना लेते हैं। ये हमारा P है, ये हमारा F है, और ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों? C है, मान लीजिए यहाँ C। तो ध्रुव P से बाई ओर बोलेंगे तो इधर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर दाई बोलते तो दाई इधर हो जाता, और बाई बोलेंगे तो इधर आ जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव P से बाई ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। इधर जो भी दूरी हम लोग मेजर करेंगे, चाहे वो प्रतिबिंब का दूरी हो या वस्तु का दूरी हो, वो दोनों दूरी हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों? ऋणात्मक होगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव P से बाई ओर की सभी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखे हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव P से दाई ओर बोले तो ये P है हमारा, P से दाई ओर बोले तो P से इधर, ठीक है प्यारे बच्चों। P से दाई ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती है। इधर का आपको पता है सभी दूरियां हम लोग किसमें लिखते हैं? धनात्मक में लिखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आशा करते ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों, आवर्धन। क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों? आवर्धन सीखेंगे। अब कहिएगा सर आवर्धन हम लोग निकालते किसका है? किसका आवर्धन हम लोग निकालते हैं? तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा, आवर्धन हमेशा हम लोग प्रतिबिंब का निकालते हैं। किसका निकालते हैं प्यारे बच्चों? प्रतिबिंब का ही हम लोग आवर्धन निकालते हैं। आवर्धन हमेशा प्रतिबिंब का निकाला जाता है। अब कहिएगा सर आवर्धन निकाल के हम लोग क्या जांचना चाहते हैं? आवर्धन जो निकालते हैं क्यों निकालते हैं, इसका क्या जरूरत है? प्यारे बच्चों कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब का हम लोग आवर्धन निकालेंगे, तो आवर्धन निकालने से हमको पता ये चलता है कि प्रतिबिंब जो हमारा है वो वस्तु से बड़ा बना, या वस्तु से छोटा बन गया, या वस्तु के बराबर ही बन गया है, ये पता चलता है। इसीलिए हम लोगों को आवर्धन निकालना पड़ता है। केवल आवर्धन निकाल के हम लोग पता कर सकते हैं हमारा प्रतिबिंब का जो साइज है वो वस्तु से बड़ा है, या वस्तु से छोटा है, या वस्तु के बराबर है। इसीलिए हम लोग आवर्धन पढ़ते हैं, आवर्धन इसीलिए हम लोग निकालते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। और आपको याद रखना है आवर्धन किसका निकालते हैं? आवर्धन हमेशा प्रतिबिंब का निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है प्यारे बच्चों? प्रतिबिंब का निकाला जाता है। तो कहिएगा सर आवर्धन के लिए क्या फॉर्मूला है? मैं आपको दो फॉर्मूला सिखाऊंगा इसमें आवर्धन के लिए, आपको याद रखना है, और आपको डिटेल में भी सिखाऊंगा, प्रूफ भी बताऊंगा। तो कहिएगा सर आवर्धन कैसे निकालेंगे? यार बच्चों आवर्धन निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, प्रतिबिंब का ऊंचाई को ऊपर रखते हैं, बट्टे में
वस्तु का ऊंचाई को हम लोग नीचे रखते हैं। कहेगा आप आवर्धन क्या है, यदि आपसे कोई पूछेगा आवर्धन क्या है प्यारे बच्चों, आवर्धन जरा बताइए, तो आप क्या बोलिएगा प्यारे बच्चों? प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब का ऊंचाई को ऊपर रखेंगे, वस्तु का ऊंचाई को नीचे रखेंगे, बट्टे के नीचे रखेंगे, इससे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या निकाल के देगा प्यारे बच्चों? आवर्धन हमको निकाल के देगा। याद रहेगा प्यारे बच्चों? यहाँ देखिए आवर्धन क्या है, डिफाइन भी किया है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई को प्यारे बच्चों हम लोग एच डैश से डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे? एच डैश से। और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? आवर्धन कहा जाता है। याद रहेगा प्यारे बच्चों? आपसे एग्जाम हॉल में कभी कभी आवर्धन का डिफिनेशन भी पूछ लेते हैं, ठीक है? फिर आपको याद रखना है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को एम से हम लोग सूचित करते हैं। आवर्धन को स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है प्यारे बच्चों? आवर्धन को हम लोग स्मॉल एम से सूचित करते हैं। फिर देखो प्यारे बच्चों, यदि वस्तु की ऊंचाई h, वस्तु का ऊंचाई को हम लोग क्या लिखे? h, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या लिखे प्यारे बच्चों? h डैश। यहाँ देखिए, लिखिए ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या माने? h मान लिए। यदि वस्तु की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो गोलीय दर्पण का आवर्धन m बराबर। तो आवर्धन में आपको हम क्या सिखाए हैं? प्रतिबिंब का ऊंचाई को ऊपर रखना है और नीचे में किसको रखना है? वस्तु का ऊंचाई को रखना है। देखिए m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटे वस्तु की ऊंचाई h। तो m बराबर क्या लिखे? h डैश बटे h। ये आवर्धन निकालने का पहला फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। और जब भी हम लोग समतल दर्पण का आवर्धन निकालते हैं तो इसी फॉर्मूला से निकालते हैं। किसी भी दर्पण में यदि आपको वस्तु का ऊंचाई पता हो, किसी भी दर्पण में प्यारे बच्चों, जब आपको वस्तु का ऊंचाई पता हो, प्रतिबिंब का ऊंचाई पता हो, वस्तु का भी ऊंचाई पता हो, प्रतिबिंब का भी ऊंचाई पता हो, उस केस में हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों? आवर्धन निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे। m बराबर, m हमारा आवर्धन होता है, प्रतिबिंब का ऊंचाई भाग कर देंगे वस्तु का ऊंचाई। यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा प्यारे बच्चों वो आवर्धन ही बताएगा। किसको बताएगा? आवर्धन को बताएगा। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है। F1 का मतलब फॉर्मूला फर्स्ट हुआ आवर्धन निकालने के। तो आशा करते हैं यहाँ तक प्यारे बच्चों आपको चीजें समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आवर्धन का एक और फॉर्मूला होता है। m बराबर हम लोग सीखेंगे अभी, ये h डैश बटे h बराबर ही होता है माइनस v बाई। क्या होता है प्यारे बच्चों? माइनस v बाई। जहाँ पे v क्या है? प्रतिबिंब का दूरी है, u क्या है? वस्तु का दूरी है। तो आवर्धन निकालने के लिए हम लोग कभी कभी ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे, सेकेंड वाला, माइनस v बाई u। ये तब हम लोग लगाएंगे जब हम लोगों को प्रतिबिंब का भी दूरी पता रहेगा, वस्तु का भी दूरी पता रहेगा। उस समय हम लोग आवर्धन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे प्यारे बच्चों? माइनस v बाय यू। इसका भी हम लोग प्रूफ भी देखेंगे। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों? प्रूफ भी देखेंगे। तो ये आवर्धन का दो फॉर्मूला। यदि हम लोगों को प्रतिबिंब का ऊंचाई पता होता है, प्रतिबिंब का ऊंचाई पता होता है, वस्तु का ऊंचाई पता होता है, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। यदि हम लोगों को प्रतिबिंब का दूरी पता रहेगा, प्रतिबिंब का दूरी पता रहेगा और वस्तु का दूरी पता रहेगा, उस समय हम लोग आवर्धन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? m बराबर माइनस v बाय यू लगाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, इसका हम लोग प्रूफ देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये हम लोगों का अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, क्योंकि परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये हम लोगों का ध्रुव P है, ये हम लोगों का मुख्य फोकस है, ये हम लोगों का वक्रता केंद्र है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग वस्तु को कहाँ रखें? वस्तु को हम लोग मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र के बीच रखिए। ये हमारा AB वस्तु है। AB क्या है प्यारे बच्चों? वस्तु है। तो इसका हम लोग प्रतिबिंब बनाना चाह रहे हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको पता है दो किरण कम से कम खींचना पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए हम लोग AB वस्तु पर से एक किरण गुजारे हैं जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर डाले। तो मुख्य अक्ष के समानांतर गया है, और जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है अवतल दर्पण में, तो वो मुख्य फोकस से गुजरता है। किधर से गुजरता है प्यारे बच्चों? मुख्य फोकस से गुजरता है, जो कि यहाँ देख रहे हैं आप लोग, मुख्य फोकस से गुजरा है। दूसरा किरण हम गुजारे यहाँ से, देखिए दूसरा किरण हमारा गया है ध्रुव की दिशा में, ध्रुव P की दिशा में। जब भी कोई किरण हम लोग ध्रुव P की दिशा में गुजारते हैं, तो ये जो आने वाली आपतित किरण है मुख्य अक्ष के साथ जितना डिग्री का कोण बनाते हुए ध्रुव पे पड़ता है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के साथ उतना ही डिग्री का कोण बना के वो क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? परावर्तित हो जाती है, नहीं हो जाती है। तो जब भी कोई किरण दर्पण पे, अवतल दर्पण में खास करके, जब भी कोई किरण, अवतल उत्तल दोनों के लिए हम लोग कंसेप्ट सीखते हैं, जब भी कोई किरण ध्रुव की दिशा में आता है तो ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होता है, उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए ये परावर्तित हो गया। बट ये दोनों किरण आगे चल के यहाँ पे कट किया है, दोनों किरण यहाँ पे क्या कर गया है? कट कर गया है।
जहां पे दोनों किरण आपस में कट करता है वहीं पे हमारा प्रतिबिंब भी बनता है, वहीं पे हमारा क्या बनता है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब भी बनता है। यहाँ देखिए ए बी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे हमारा बी डैश ए डैश बना है, क्या बना है प्यारे बच्चों, बी डैश और ए डैश हमारा क्या बन गया है, प्रतिबिंब बन गया। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं प्रतिबिंब जो है हमारा, वस्तु हमारा छोटा था, वस्तु छोटा था बट प्रतिबिंब हमारा बड़ा बन गया। प्रतिबिंब कैसा बना है प्यारे बच्चों, बड़ा बना है। उसमें भी उल्टा प्रतिबिंब बना है, उल्टा प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। अब कहेगा सर ये डायग्राम से आप क्या समझाना चाह रहे हैं, कहा है डायग्राम बनाए हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिएगा अभी हम लोग इस वस्तु का आवर्धन यानी प्रतिबिंब जो बना है इसका आवर्धन निकालेंगे। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, आवर्धन निकालेंगे। और प्रतिबिंब का ही हमेशा आवर्धन निकाला जाता है। किसका आवर्धन निकाला जाता है, आवर्धन हमेशा प्रतिबिंब का ही निकाला जाता है। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए आपको दो ट्रेंगल दिख रहा होगा, हम दो ट्रेंगल आपको दिखाते हैं। देखिए एक यहाँ पे बड़ा सा ट्रेंगल दिख रहा है आप लोगों को, जिसको कि हम रंगीन कर रहे हैं। ये हम लोगों का एक त्रिभुज दिख रहा है जो कि समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज। और एक त्रिभुज यहाँ पे देखिए आप, इसको हम दूसरा कलर से दिखा देते हैं। ये दोनों त्रिभुज यदि देखिएगा तो दोनों त्रिभुज समरूप दिख रहा है। कैसा दिख रहा है प्यारे बच्चों, समरूप दिख रहा है। ये नीचे वाला त्रिभुज भी जिसको हम लोग व्हाइट कलर से दिखाए हैं, ये त्रिभुज ऊपर वाला त्रिभुज, यहाँ देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप है क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज के जैसा ही दिख रहा है और समकोण त्रिभुज होगा रियल में। तो प्यारे बच्चों ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है दोनों समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज में हम लोग जानते हैं समरूप त्रिभुज का कंसेप्ट ये है कि उसका संगत भुजा समानुपात होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, संगत भुजा क्या होता है, समानुपात होता है। यदि हम आपसे कहेंगे ये बड़ा त्रिभुज का मान लीजिए ये भुजा, इसको आप भुजा मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, ये जो प्रतिबिंब का ऊंचाई इसको एक भुजा मान लीजिए। तो ये बड़ा त्रिभुज के लिए ये भुजा हमारा यानी कि बी डैश ए डैश एक भुजा है। तो छोटा त्रिभुज में इसी का संगत भुजा कौन सा होगा, कहिएगा सर ए बी भुजा होगा। इसी का संगत भुजा हमारा क्या होगा, ए बी भुजा। इसका संगत ये हो जाएगा। अगर हम कहेंगे बड़ा त्रिभुज में पी बी डैश, ये जो भुजा दिख रहा है, ये जो भुजा दिख रहा है हम लोगों का पी बी डैश, ये भुजा का संगत छोटा त्रिभुज में कौन सा भुजा होगा, कहिएगा सर पी बी होगा, ये भुजा इतना दूर का लेंथ होगा। बड़ा त्रिभुज में पी बी डैश का संगत, ये भुजा का संगत यानी ये भुजा बोले तो ये भुजा का संगत क्या होगा छोटा त्रिभुज में, यानी ए पी बी त्रिभुज में, ए पी बी त्रिभुज में ये बीपी भुजा हो जाएगा, यानी कि ये भुजा हो जाएगा। होगा ना प्यारे बच्चों इतना दूर। तो दो त्रिभुज जब भी समरूप होता है प्यारे बच्चों तो दोनों का संगत भुजा क्या होता है, समानुपात होता है। आगे देखिए इसी का हम लोग प्रूफ लिखें। देखिए चित्र में त्रिभुज ए बी पी, यहाँ देखिए चित्र में त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी ये छोटा वाला त्रिभुज जिसको हम रंगीन किया है। फिर देखिए त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज हमारा ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश, या ऐसा बोलिए बी डैश पी ए डैश, या पी बी डैश ए डैश, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ देखिए दो त्रिभुज का जिक्र किया गया है, दो त्रिभुज का यहाँ पे जिक्र हुआ है प्यारे बच्चों। चित्र में त्रिभुज ए बी पी ऊपर वाला त्रिभुज छोटा वाला और ए डैश पी बी डैश, देखिए यहाँ पे ए डैश पी बी डैश ये वाला त्रिभुज जिसको हम लोग व्हाइट कलर से दिखाए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, समरूप है। दोनों त्रिभुज कैसा है प्यारे बच्चों, समरूप दिख रहा है क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज है हमारा। दोनों कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और दो समकोण त्रिभुज हमेशा समरूप होता है, चाहे वो एक त्रिभुज बहुत ही बड़ा क्यों ना हो, एक त्रिभुज बहुत ही छोटा क्यों ना हो। दो समकोण, अगर दो त्रिभुज यदि समकोण है तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, हमेशा समरूप हो। ठीक है प्यारे बच्चों, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो दोनों त्रिभुज का संगत भुजा क्या होगा, समानुपात होगा। यहाँ देखिए तो ये बड़ा त्रिभुज का, ये हमारा बड़ा त्रिभुज है। बड़ा त्रिभुज का हम लोग ये भुजा ले लेते हैं पहले, बी डैश ए डैश बी डैश ले ये भुजा, इसको आप बी डैश ए डैश लिखिए या ए डैश बी डैश लिखिए, एक ही बात होता है। इस भुजा के संगत क्या होगा, ये भुजा होगा। इतना बट्टा इतना हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि ए डैश बी डैश बट्टा ए बी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए लिखिए ए डैश बी डैश बट्टा ए बी। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, पी बी डैश बट्टा पी बी डैश बट्टा पी बी। यहाँ देखिए पी बी डैश ये बड़ा त्रिभुज का ये भुजा है, बड़ा त्रिभुज का ये भुजा है, दिख रहा है ये भुजा, बड़ा त्रिभुज का ये भुजा है। तो पी बी डैश बड़ा त्रिभुज का ये भुजा है जो कि ऊपर हम रखे हैं, देखिए प्यारे बच्चों
जो कि हम ऊपर रखे हैं। यहाँ देखिए पी बी डैश बटे में नीचे क्या है प्यारे बच्चों, नीचे में क्या है प्यारे बच्चों, पीबी है। नीचे में क्या है, पीबी है। नीचे क्या है प्यारे बच्चों, नीचे क्या रखा गया है, पीबी रखा। अब चित्र में देखिए ये पीबी कहाँ पे है, पीबी, पी से लेकर बी तक यही डिस्टेंस हमारा पीबी, इतना दूर। छोटा त्रिभुज का ये है, तो बड़ा त्रिभुज का पी बी डैश का संगत, यानी इस भुजा का संगत छोटा त्रिभुज ए बी टी त्रिभुज में ये भुजा है, ये भुजा हमारा संगत, दोनों का अनुपात को बराबर दिखाया है। फिर आगे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ देखो ए डैश बी डैश बटे ए बी, पी बी डैश बटे पी बी, ये हम संगत भुजा क्या कर लिए प्यारे बच्चों, समानुपात कर लिए। फिर देखिए प्यारे बच्चों चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से आप जरा बताइएगा, चिन्ह परिपाटी से चित्र में देखिए, अगर हम आपसे कहेंगे चिन्ह परिपाटी से बताइए तो ए डैश बी डैश, ये हाइट हमारा निगेटिव में होगा, ए डैश बी डैश क्या होगा प्यारे बच्चों, निगेटिव में होगा। यदि हम कहेंगे ए बी क्या होगा हमारा, ए बी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये ऊपर है, मुख से क्या है प्यारे बच्चों, ऊपर है। ये मुख से नीचे है, तो इसको हम लोग किसमें लिखेंगे, ऋणात्मक में लिखेंगे, ये दूरी हमारी ऋणात्मक होगा। फिर देखो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा पी बी डैश था, ये दूरी भी हमारा ऋणात्मक होगा, क्योंकि ध्रुव से बाई ओर का दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। ये दूरी भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यहाँ से लेकर प्यारे बच्चों यहाँ तक का ये दूरी हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और ये दूरी भी ऋणात्मक होगा, पी से बी तक का दूरी भी हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, ऋणात्मक होगा। पी से बी तक का भी दूरी हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, ऋणात्मक होगा। ये दूरी भी हमारा क्या होगा, ये दूरी भी हमारा ऋणात्मक होगा, और ये दूरी भी हमारा ऋणात्मक होगा। पूरा दूरी हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ देखिए आगे हम लिखे हैं चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से ए डैश बी डैश देखो माइनस एच लिखे, तो ए डैश बी डैश हमारा क्या है, नीचे में प्रतिबिंब का ऊंचाई है, प्रतिबिंब का क्या है प्यारे बच्चों, ऊंचाई है। फिर देखो ए बी तो हमारा वस्तु का ऊंचाई, ए बी वस्तु का ऊंचाई है, डायग्राम में देखिए ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा वस्तु का ऊंचाई पॉजिटिव में है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब का ऊंचाई है जो कि निगेटिव में है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखिए पी बी डैश, पी बी डैश क्या है, प्रतिबिंब का दूरी है। पी बी डैश क्या है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब का दूरी। यहाँ देखो पी बी डैश ये प्रतिबिंब का दूरी है, वो भी हमारा क्या है, ध्रुव पी से बाई ओर, किधर है प्यारे बच्चों, ध्रुव पी से बाई ओर का दूरी देखिए निगेटिव में लिखा गया, निगेटिव में लिखे हैं हम यहाँ पे। ये हमारा क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी हमारा क्या है, प्रतिबिंब का दूरी है। और यहाँ से लेकर ये दूरी हमारा क्या है, ये वस्तु का दूरी है हमारा। आज हमारा प्रतिबिंब का भी दूरी निगेटिव में होगा और वस्तु का भी दूरी निगेटिव में होगा, दोनों दूरी हमारा निगेटिव होगा। यहाँ देखिए तो पी बी डैश प्रतिबिंब का दूरी निगेटिव में लिखे हैं, पी बी वस्तु का दूरी भी हम निगेटिव में लिखे हैं। और देखिए ये समीकरण सेकेंड का मान को समीकरण फर्स्ट में भरेंगे, समीकरण सेकेंड का मान को कहाँ रखेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण फर्स्ट में भरेंगे। तो ए डैश बी डैश का मान देखिए क्या है, ए डैश बी डैश का मान माइनस एच डैश है, यहाँ देखिए रखे हैं माइनस एच डैश। फिर देखो ए बी का मान क्या है प्यारे, ए बी का मान प्लस एच है, तो यहाँ देखिए हम प्लस एच रखे हैं। फिर देखिए पी बी डैश क्या है, प्रतिबिंब का दूरी था, पी बी डैश प्रतिबिंब का दूरी था, तो पी बी डैश माइनस भी लिखे हैं, यहाँ देखिए माइनस भी लिखे हैं। फिर देखिए पी बी हमारा वस्तु का दूरी था, वस्तु का दूरी भी माइनस यू है, यहाँ देखिए माइनस यू लिखा, ऊपर नीचे माइनस माइनस हम काट दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, और फिर क्या किया है प्यारे बच्चों, इधर तो माइनस कट गया, इधर भी बाय यू पॉजिटिव में हमारा आ गया, हम दोनों तरफ क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो एच डैश बाय एच बचेगा प्यारे बच्चों। इधर देखिए क्या बचेगा, इधर तो प्लस में पहले था, लेकिन माइनस से जब गुना करेंगे तो एक माइनस आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस भी बाय क्या हुआ, यू होगा, माइनस भी बाय यू होगा। तो प्यारे बच्चों आपको पता है एच डैश बाय एच क्या है, हमारा आवर्धन ही बताता है। एच डैश बाय एच क्या बताता है, आवर्धन। पहला फॉर्मूला तुम लोग यही सीखे हैं, आवर्धन निकालने का क्या होता है, एच डैश, एच डैश जहाँ पे क्या होता है, प्रतिबिंब का ऊंचाई होता है, एच क्या होता है, वस्तु का ऊंचाई होता है, एच डैश बटे में एच हमारा क्या होता है, आवर्धन होता है। तो आज देखिए आवर्धन के बराबर हम लोग क्या निकाले, माइनस भी बाय यू निकाले, माइनस भी बाय, जहाँ पे भी क्या है, प्रतिबिंब का दूरी है, भी क्या है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब का दूरी होता है, यू क्या है, वस्तु का दूरी होता है, यू क्या होता है प्यारे बच्चों, वस्तु का दूरी होता है। तो हम लोग देखिए एम बराबर, ये एच डैश बटे एच हमारा तो एम का ही वैल्यू होता है, तो इसको हम लोग एम भी लिख सकते हैं। तो एम बराबर क्या लिखे, माइनस भी बाय यू लिखे, एम बराबर क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों, माइनस भी बाय यू। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एम बराबर एच डैश बटे एच बराबर माइनस भी बाय यू। ये दोनों फार्मूला में कोई भी आप हिट कर सकते हैं। अब कहेगा सर कब ये लगाएंगे, कब ये लगाएंगे, जब आपको प्रतिबिंब का भी दूरी पता रहेगा, वस्तु का भी दूरी पता रहेगा, उस समय हम लोग ये फार्मूला लगा देंगे। जब प्रतिबिंब का भी हाइट पता रहेगा, वस्तु का भी हाइट पता रहेगा, वस्तु का भी ऊंचाई पता रहेगा, प्रतिबिंब का भी ऊंचाई पता रहेगा, तो हम लोग ये पहला फार्मूला लगा देंगे। आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये प्रूफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, आवर्धन जब भी हम लोग निकालेंगे तो आवर्धन देखिएगा कभी निगेटिव में आ जाएगा, कभी पॉजिटिव में आएगा। आवर्धन का मान निगेटिव में भी आएगा और पॉजिटिव में भी आएगा। निगेटिव में तब आएगा प्यारे बच्चों जब प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा, जब हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, उस केस में हमारा आवर्धन का मान निगेटिव में आएगा। जब प्रतिबिंब हमारा
सीधा बनेगा, सीधा कहने का मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा या आभासी प्रतिबिंब बनेगा, उस समय हमारा आवर्धन का मान पॉजिटिव में होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताएगा? ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। जब भी m का मान ऋणात्मक होगा, आवर्धन ऋणात्मक होगा, तो वो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब को शो करेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या मुख अक्ष से नीचे बनता है प्यारे बच्चों, और वो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, आवर्धन का ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है। आपको याद रखना है, आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कैसा बन रहा है प्यारे बच्चों? उल्टा बन रहा है। अर्थात अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है। अर्थात प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब कहने का मतलब हुआ कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और मुख अक्ष से नीचे बन रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, और दर्पण के सामने बनता है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा। और देखो m का धनात्मक मान आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब इंगित करता है। m का मान जब भी पॉजिटिव में आएगा, वो हमेशा किसको शो करेगा प्यारे बच्चों? वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब को शो करेगा। तो आवर्धन का मान पॉजिटिव में दो दर्पण में होता है, एक तो समतल दर्पण में होता है, एक उत्तल दर्पण में होता है। किस दर्पण में प्यारे बच्चों? m का मान, आवर्धन का मान धनात्मक दो दर्पण में होता है। वो किस दर्पण में होगा प्यारे बच्चों? वो हमेशा दो दर्पण में होता है। समतल दर्पण में जब भी आवर्धन निकालिएगा तो m का मान हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। जब भी आप उत्तल दर्पण का आवर्धन निकालिएगा तो m का मान, आवर्धन का मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखें। बट जब हम अवतल दर्पण का बात करें तो अवतल दर्पण में आवर्धन का मान आपका धनात्मक में भी आ सकता है, ऋणात्मक में भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पे देखिए आवर्धन के बारे में आपको शॉर्ट में हर एक चीज समझा है। तो आवर्धन किसका निकालते हैं प्यारे बच्चों? इमेज का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? इमेज। इमेज बोले तो प्रतिबिंब का निकालते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मैग्निफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों। आवर्धन के लिए दो फॉर्मूला आपको सिखाए, एच डैश बटे एच। जब प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई पता रहेगा तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। आवर्धन का ये फॉर्मूला हम लोग तब लगाएंगे जब प्रतिबिंब का दूरी और वस्तु का भी दूरी पता रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए आप, m का मान पॉजिटिव, पॉजिटिव मान क्या बताएगा? काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है प्यारे बच्चों? काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। m का मान जब हमारा निगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा, तो उस समय हमारा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक तथा उल्टा, और प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा प्यारे बच्चों? दर्पण के सामने बनेगा। फिर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आवर्धन हम लोग तीनों दर्पण में सीखेंगे। समतल दर्पण में आवर्धन कैसे होगा, क्या क्या होगा हमारा, अवतल दर्पण का आवर्धन कैसे कैसे निकालेंगे, उत्तल दर्पण में आवर्धन क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तीनों दर्पण हम लोग अभी सीखेंगे। देखिए अवतल, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्यारे बच्चों हमेशा क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होता है। समतल दर्पण हम लोग देखते हैं, वस्तु का ऊंचाई क्या होता है प्यारे बच्चों? जितना बड़ा आपका वस्तु है दर्पण में, प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनता है। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा क्या बनता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब भी बनता है। और प्यारे बच्चों, दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वस्तु को दर्पण से जितना आप आगे रखिएगा, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। मान लीजिए ये दर्पण है हमारा, ये मान लीजिए हमारा दर्पण है। इस दर्पण से मान लीजिए हमारा अभी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये वस्तु रखा हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे जो आपको नजर आएगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही नजर आएगा। इसका मतलब वस्तु का दूरी बोले तो ध्रुव P से वस्तु तक का दूरी, वस्तु का दूरी, और प्रतिबिंब का दूरी बोले तो ध्रुव P से प्रतिबिंब जहां पे बना है वहां तक का दूरी, ये दोनों दूरी समतल दर्पण में बराबर होता है। ये दोनों दूरी समतल दर्पण में क्या होता है प्यारे बच्चों? बराबर होता है। देखो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों? बराबर ही होता है। हमेशा क्या होता है? बराबर ही होता है। यानी कि u बराबर v होता है। u बराबर क्या होता है? v होता है। और इसका आवर्धन, समतल दर्पण का जब भी हम लोग आवर्धन निकालते हैं तो +1 आता है। अब कहिएगा सर +1 ही क्यों आता है, जरा कारण समझा दीजिए, +1 ही क्यों आता है। जैसे मान लो प्यारे बच्चों कोई वस्तु है, वस्तु मान लीजिए हमारा ए बी एक वस्तु है, ए बी एक कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। इसका जो हाइट है ना प्यारे बच्चों, मान लो 5 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा हमारा? ए डैश बी डैश मान लो प्रतिबिंब बना है, ए डैश बी डैश क्या बना है? प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब का भी जो हाइट होगा वो 5 सेंटीमीटर का होगा। कितना सेंटीमीटर का होगा प्यारे बच्चों? 5 सेंटीमीटर का होगा। उस समय m के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एच डैश बटे में एच। एच डैश तो हमारा ये है ना, ये हमारा क्या है? एच डैश, और ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों? एच। तो बताइए तो 5 सेंटीमीटर बटे 5 सेंटीमीटर, ये कट के क्या देगा प्यारे बच्चों? 1 दे देगा, और उसमें भी पॉजिटिव में आ रहा है।
तो आप याद रखिएगा, समतल दर्पण में जब भी हम लोग किसी वस्तु का आवर्धन किसी प्रतिबिंब का आवर्धन निकालते हैं, समतल दर्पण में किसी भी प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा 1 होता है, +1 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? हमेशा +1 होता है। आपको पता चल गया होगा +1 क्यों होता है? क्योंकि समतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई हमेशा क्या होता है? बराबर ही होता है। हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों? बराबर ही होता है। इसीलिए समतल दर्पण का आवर्धन हम लोग क्या लिखते हैं? +1 लिखते हैं। एग्जाम हॉल में कभी कभी पूछा जाता है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाएगा, समतल दर्पण का आवर्धन निम्न में से कौन सा है? 4 ऑप्शन रहेगा, जहाँ पे एक जगह आपको +1 भी देखने के लिए मिलेगा। +1 में आपको क्या कर लेना है? टिक कर लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, सही आंसर क्या होगा? +1 होगा हमारा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में तो आपको पता है हमारा छोटा प्रतिबिंब भी बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु के बराबर का भी प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आप देखिए अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमारा, बड़ा भी प्रतिबिंब बन जाता है, छोटा भी प्रतिबिंब बनता है, बराबर भी प्रतिबिंब बनता है। अब देखो, जिस समय हमारा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा उस समय आवर्धन का मान 1 से बड़ा होगा। आवर्धन का मान क्या होगा प्यारे बच्चों? 1 से बड़ा होगा। 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। जिस समय प्रतिबिंब हमारा 1 से छोटा बनेगा उस समय आवर्धन का मान 1 से कम होगा, 1 से छोटा होगा। 1 से क्या होगा प्यारे बच्चों? छोटा होगा। जिस समय प्रतिबिंब हमारा बराबर बन जाता है, जिस समय हमारा प्रतिबिंब जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा यदि प्रतिबिंब भी बन जाता है, उस केस में आवर्धन का मान क्या आता है प्यारे बच्चों? 1 आता है। आवर्धन का मान क्या आ जाता है? 1 आ जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। यहाँ पे देखिए, जब बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो m का मान 1 से ज्यादा होता है, आवर्धन का मान क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा। बड़ा प्रतिबिंब कहने का मतलब हो गया कि एच डैश का वैल्यू ज्यादा होगा, प्रतिबिंब का ऊंचाई ज्यादा होगा, नीचे में जो वस्तु का ऊंचाई वो कम होगा। जब लोग ज्यादा में छोटा नंबर से भाग देते हैं तो 1 से हमेशा ग्रेटर आता है, 1 से हमेशा क्या आता है? ग्रेटर वैल्यू देता है। अब देखिए उत्तल दर्पण के लिए आप याद रखिए, यदि मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाएगा कौन ऐसा दर्पण है जिसमें आवर्धन का मान 1 से बड़ा भी होता है, 1 से छोटा भी होता है और 1 के बराबर भी होता है, आप किसमें टिक लगाइएगा? अवतल दर्पण। किस दर्पण में प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जहां पे प्यारे बच्चों आवर्धन m का मान 1 से बड़ा भी होता है, आवर्धन m का मान 1 से छोटा भी होता है, आवर्धन m का मान 1 के बराबर भी होता है। प्यारे बच्चों, जब भी आवर्धन का मान 1 के बराबर होगा उस समय m का मान 1 हमको बता रहा है कि जितना बड़ा आपका वस्तु था उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है, जितना बड़ा वस्तु था उतना ही बड़ा क्या बना है प्यारे बच्चों? प्रतिबिंब बना है। जब m का मान 1 से छोटा होता है, इससे साबित ये होता है प्यारे बच्चों, आपका जो प्रतिबिंब है वो छोटा बन गया है। प्रतिबिंब कैसा बन गया है? छोटा बन गया है। जब m का मान प्यारे बच्चों 1 से ग्रेटर होता है, 1 से बड़ा होता है, इससे ये साबित होता है प्यारे बच्चों कि प्रतिबिंब का जो साइज है वो वस्तु के साइज से बड़ा बन गया। प्रतिबिंब कैसा बना है? हमारा बड़ा बन गया। तो इससे आपको डिटेल में आपको समझ में आ गया हो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए उत्तल दर्पण में तो आपको पता है प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा ही बनता है। प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है प्यारे बच्चों? वस्तु से छोटा ही बनता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। जब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा तो आवर्धन का मान 1 से छोटा होगा। छोटा के लिए क्या होता है? आवर्धन 1 से छोटा होता है। m का मान 1 से कम होता है, याद रखिए m का मान 1 से छोटा, लेकिन m का मान क्या होता है? 1 से छोटा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो m का मान धनात्मक क्या शो करता है प्यारे बच्चों? प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है और सीधा बन रहा है। m का नेगेटिव मान क्या बताएगा? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है और प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। आवर्धन आवर्धन के लिए दो फार्मूला आप याद रखिएगा। उत्तल दर्पण में हमेशा आवर्धन का मान 1 से कम होगा। 1 से कम क्या बता रहा है प्यारे बच्चों? इसका मतलब है कि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बन रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गया होगा। आप याद रखिएगा, अगर हम आपसे कहेंगे कौन ऐसा दर्पण है जहाँ पे आवर्धन का मान केवल 1 ही आ सकता है, 1 के अलावा कुछ नहीं आ सकता है, तो वो हमारा समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण में आवर्धन हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऊंचाई हमेशा बराबर होता है, और वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी भी हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों? बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, इस आवर्धन से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, भरपूर मात्रा में करेंगे। तो जब ये हमारा थ्योरी वाला लेक्चर खत्म हो जाएगा तो हम लोग इसका आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल भी हल करेंगे प्यारे बच्चों। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको सभी चीजें समझ में आ गया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।